गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ स्किल्स यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है उदिशा और इसके पहले मैंने 1-2 क्लासेस यहाँ पर ली हैं और आज का जो आपका सेशन है ये स्पेसिफिकली हम अपने स्किल्स चैनल पे कर रहे हैं। एंड मैं जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक तो ये टाइम ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन आई थिंक ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के इस चैनल पर जुड़ती रहूँगी एंड कोशिश करूँगी कि एक्सक्यूज मी कि अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार आप लोगों के साथ नई और बेहतर चीज़ें शेयर करती रहूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जब इसे हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा शायद ऑफेंसिव भी लग जाता है, या जब आप किसी इंडिविजुअल से बात करते हैं और उसे आप एक बहुत ही एम्पैथेटिक मैनर में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हें कॉर्पोरेट स्लेव बनने की ज़रूरत नहीं है, तो सामने वाला जनरली डिफेंसिव हो जाता है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस अपनी मर्जी से काम करता हूँ, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है, बस एक सर्टेन अमाउंट का काम है, ये वो तुरंत कुछ एक्सप्लेनेशंस आने लगती हैं, राइट। लेकिन अखबार, रिसर्चेस, इंटरनेट उठा करके देखिए और आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि मिलेनियल्स और जेनजी में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा जो मिलेनियल्स हैं वो अपनी स्लेवरी को ग्लोरीफाई करने में लगे हुए हैं। स्लेवरी मैं क्यों कह रही हूँ, मेरा ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि जितने भी मिलेनियल्स हैं अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो वो कॉर्पोरेट स्लेव हैं। सबसे पहले इस फैक्ट को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि नॉट एवरीबडी हु इज वर्किंग, हुज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सर्कल, हुज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब सर्कल, इट्स डेफिनेटली डज नॉट मेक यू अ स्लेव। ठीक है, मैं कॉर्पोरेट स्लेव्स की बात कर रही हूँ, बट हर इंसान जो नौकरी कर रहा है वो स्लेव नहीं है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो आज की डेट में कॉर्पोरेट स्लेवरी के चक्कर में लगा हुआ है, और मैं चाहती हूं कि आप उन सभी लोगों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें, बिकॉज ये क्लास नहीं है, दिस इज अ जनरल डिस्कशन एंड हाउ वी कैन अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड बाय दिस एंटायर फिनोमेना ऑफ कॉर्पोरेट स्लेवरी। यू नो, सबसे पहली चीज ये समझिए कि कॉर्पोरेट स्लेव की पहचान क्या होती है। लुक एट दीज 5 पॉइंट्स. All those people who are working in big companies and startups on these various projects, various products, everybody is glorifying their hustle. You know, हर इंसान अपने स्ट्रगल को, अपने हसल को ग्लोरीफाई कर रहा होता है, बढ़ा चढ़ा करके। अरे मैं तो 14 घंटे काम करता हूँ, अरे मैं सुबह 3 बजे निकल जाता हूँ, रात को 12 बजे घर आता हूँ, सिर्फ 3 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ इज दिस हेल्दी एनी मोर, राइट। और इतना करने के बावजूद भी एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन के नाम पर क्या मिल रहा है? 10% का अप्रेजल। तो बात मेरी उन लोगों से हो रही है, अगर आप अपने खुद के किसी मिशन पे हैं, टारगेट पे हैं, आप बेइंतहा काम करिए, फिर काम की तो कोई लिमिट नहीं होती है, राइट। लेकिन अगर आप काम करते हैं तो उसके बदले में आप कुछ उम्मीद करते हैं, राइट। यू लुक आउट फॉर सम इंसेंटिव्स। क्या इंसेंटिव्स हैं आपके पास अभी? अब सबसे पहले when I describe what is corporate slavery, look at these 5 points very clearly. Over dependence on the organization. एक फोन आ गया रात को 12 बजे भी, अभी मीटिंग करनी है, फटाफट सब पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी इस पे काम करना है, 11 बजे पहुंच जाएंगे। सुबह 6 बजे कुछ करना है, पहुंच जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे कुछ करना है, पहुंच जाएंगे। सो किसी भी और चीज के ऊपर आपका वर्क प्रायोरिटाइज्ड है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप करो, राइट। लेकिन आपको कहां पर प्रायोरिटाइज किया जा रहा है? आपका परिवार, आपकी सेहत, आपकी मेंटल पीस, आपके अपने सपने, अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस, वो कहां पर हैं? वो उनका नंबर 60 साल के बाद आएगा, जब आप सोचते हैं कि मैं तब तक रिटायर हो जाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि 40 में रिटायरमेंट ले लूंगा। ZNMD के ऋतिक रोशन हैं आप, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? तो ये जो सबसे पहली चीज आप कर रहे हैं, ये अपनी बुक से हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि कोई 40 साल में रिटायर नहीं हो रहे हैं आप, अगर आप इस हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी और के सपने को सच करने के लिए काम कर रहे हैं, अपना आपने बैक बर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। लिमिटेड ऑटोनॉमी, ऊपर से जो आदेश आएगा मैं उसके अनुरूप काम करूंगा, ऊपर से जो मुझे सिखा दिया जाएगा मैं उसके अनुसार एक्ट कर दूंगी, ऊपर से जैसा कहा जाएगा मैं उस हिसाब से ही प्लान करूंगी। मेरा अगला महीना, अगला साल, अगली ग्रोथ, अगला इंक्रीमेंट, अगली प्रमोशन,
ऊपर से जो कहा जाएगा। आपके पास क्या ऑटोनॉमी है, आपके आइडियाज के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए कितना स्पेस है, कितना स्कोप है, आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप सुनिए एक बार। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप एक स्लेवरी के पैटर्न में हैं, बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं देन यू आर द लकी वन, है ना। क्योंकि अभी हमारे देश में एक बहुत मेजर लेट अस से एक ट्रैप जो है वो चल चुका है, बिकॉज मेहनत करो आगे बढ़ो, मेहनत करो आगे बढ़ो, दैट्स द ओनली थिंग। द नेक्स्ट वन इज जॉब इनसिक्योरिटी। इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारी जॉब आज है या कल ले ऑफ कर दिए जाओगे। बड़ी बड़ी कंपनियां उठा के 1000 लोगों को एक दिन निकाल दिया, 150 लोगों को एक दिन निकाल दिया, 500 लोगों को एक दिन निकाल दिया। You are working day in and day out for someone else's success. But what about your own safety? What about your own stability and security? No idea about it? Yeah, that's exactly what is job insecurity. And what is the next thing? Long hours and burnout. You know, it's very good. It sounds great when sometimes I say, आज मैंने 14 घंटे काम किया, लेकिन वो 14 घंटे के बाद the physical body needs rest. The brain needs rest. Your eyes need rest. Right? और वो आपसे कहते हैं कि यार सुनो, तुमने कल 14 घंटे काम किया था, आज कम से कम 24 घंटे आराम करो। बट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कल 14 घंटे किया था, आज भी आपको 8-9 घंटे की ड्यूटी बजानी है। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। टॉप मैनेजमेंट को ये पता है कि नहीं कि तुम हो, तुमसे कोई फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे होने से तुम्हारी टीम से कंपनी पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ पॉजिटिव मैनर to the organization or not? Because it is very easy to just make somebody work. हाँ ठीक है, 10,000 रुपए दे दो, कोई ऐरा गैरा आके तुम्हारे लिए काम करेगा, ठीक है। लेकिन उस बंदे को समय रहते पहचानना, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करना और उसके अनुसार उसकी ग्रोथ को प्लान करना, ये चीजें आपके साथ अगर नहीं हो रही हैं, then unfortunately you are on the road to slavery and you don't need to do this to become successful. In order to be happy, in order to be a successful person, in order to fulfill all your dreams and desires, you do not need to be a part of this entire web. And how can we not be a corporate slave? Let's take a look at that. सबसे पहली चीज, यहां पर हम 2 तरीकों से बात करेंगे। एक तो टॉप मैनेजमेंट और दूसरा हमारे जो सबऑर्डिनेट्स और जो बाकी एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं और आप नोटिस करिएगा, थिंक ऑफ इट राइट नाउ, व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, you would literally never see good bonds. You would never see good positive equations. There are very few people जो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, शायद कई बार वो सेम टीम में भी नहीं होते हैं। You know, वो ऑफिस की दोस्ती अलग चीज होती है। Strong network, strong equation, strong bond as a team is a very different thing. And are you able to do this? Are you doing this? That is a very very important question to ask. हर दिन किसी को क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, वो अच्छा नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, और नौकरी भी उसी की करनी है। मैनेजर अच्छा नहीं है, कलीग अच्छा नहीं है, नौकरी भी उसी की करनी है। So you are not focusing on the right thing. So you need to first of all focus on what? Building strong relationships. And the next one is empathy. You know, sometimes we become so bitter, so harsh with all this tough competition, this breakneck competition, you know, that we have around us. We stop caring about people. We don't care what's happening with the other person, why the other person is absent, why the other person is not able to perform up to a certain level, why the other person deserves a chance more than me or more than somebody else. We don't care. There is no empathy left. There is only a thing called cutthroat competition. Isko खींचो, खुद ऊपर बढ़ो. And for how long do you think this is going to survive? Such negativity eventually takes a toll. या तो बंदा अचानक से रिजाइन करके चला जाता है, या तो कंपनी निकाल देती है। सो अगर आप इस तरीके की नेगेटिव माइंडसेट में फंस रहे हैं, मत फंसिए। इंस्टेड ऑफ दैट, फोकस ऑन मेकिंग हेल्दी बॉन्ड्स, क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप्स। वो लोग जिनके ऊपर आप लीन कर सकते हैं। कल को आपको प्रमोशन चाहिए, आपको स्विच करना है, आप उन 2 का कोऑर्डिनेट डाल सकते हो कि हाँ, इनसे बात कर लो आप, यू कैन टेक माई रिकॉर्ड फ्रॉम देम।
टुडे पीपल आर सडनली रिजाइनिंग, रनिंग अवे, पूछते हैं पुरानी कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट दे दो बात करने के लिए, कोई होता ही नहीं है, विच इज अ वेरी बैड थिंग. सो वर्क ऑन दैट. Okay. And then we have the next thing, which is assertiveness. If you do not want to be just another majdoor in your corporate ecosystem, you have to learn to be a little assertive. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, थोड़ा सा दम पे बात करना सीखिए. यहां पर दोस्तों क्लियर एक्सप्रेशन की बात हम कर रहे हैं. मेरे आसपास, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए अगर मैं कहती हूं कि हमारे पास 50 लोग हैं काम करते हैं, तो उनमें से 45 लोग ऐसे होते हैं जो अपने आइडियाज रखने में डरते हैं, अपने ओपिनियंस रखने में डरते हैं. कोई शिकायत है, कोई दुख है, कोई डर है, शेयर नहीं कर सकते हैं. नौकरी छोड़ के जाने का सोच लेंगे, बट मैनेजर से 1-on-1 डिस्कशन नहीं कर सकते हैं. किसी से कोई बात बुरी लग गई है, किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, पर हम बात नहीं कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू क्रिब अबाउट इट विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स, नॉट एट वर्क. I'm not going to have a word with the relevant person. That, my friends, is lack of assertiveness. You need to be very clear with whatever you want to communicate. चाहे वो तुम्हारे आइडियाज हो, चाहे वो तुम्हारी चिंताएं हो, राइट? और assertive होने का मतलब ये नहीं है कि तुम लड़ पड़ो, बट ये हिम्मत रखो कि नहीं, ये मेरा आइडिया है, इसे मुझे सही जने के सामने शेयर करना है. I need to share it with the correct person, right? पर ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता है? Why are we not able to do this? Ask yourself this question, right? Because that is a sign that you're not in the right place. The next thing is you have to set a boundary, man. It is not right that 6 a.m. in the morning your manager is calling you and asking for you to revert on something. ये डॉक्यूमेंट भेज दो, रात को 12 बजे ये मीटिंग का MOM भेज दो हमें, ये तुमने इस क्लाइंट से बात क्यों नहीं की, वो तुम रात को 10 बजे एक्सप्लेन कर रहे हो, योर फैमिली इज हैविंग डिनर, यू आर अटेंडिंग फोन कॉल्स. ऑल ऑफ दिस इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, और जब ये फाइनली ये चीजें बिल्डअप हो जाएंगी, आज नहीं 2 साल 4 साल बाद, दैट माई फ्रेंड इज कॉल्ड अ बर्न आउट. फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हटो यहां से, अब ये नौकरी नहीं हो रही है. फिर होता है कि लोग आश्रम की तरफ भाग जाते हैं. किसी भी चीज का एक्सट्रीम इज नॉट नाइस, राइट? अति अच्छी नहीं है. So what do we have to do? We have to set boundaries in a very polite and respectful manner. Setting boundaries is the right thing. यहां पर set healthy boundaries to ensure a balanced work-life dynamic. You have to be punctual. 9 बजे ऑफिस है, तुम 8:45 पे पहुंचोगे, लेकिन 6 बजे ऑफिस खत्म होता है, तुम 6 बजे निकल जाओगे. As simple as that. तुमसे कोई ये कहे कि नहीं 1 घंटे और बैठ जाओ, ये प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं, ऐसा वैसा, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बैठ के कर लो. बट हर दिन तुम ये सामने वाले की आदत डलवा दो कि हाँ ठीक है, मैं 6 बजे भी बैठ सकता हूं, मैं 10 बजे भी बैठ सकता हूं. उसके बाद आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कंपनी आपको एक्सपेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज आप खुद अपनी बाउंड्रीज को ब्लर कर रहे हो. आप उनको ये आइडिया दे रहे हो दैट आई एम अवेलेबल 24/7, which again is a bad thing to do. The next thing is honesty and transparency. As I earlier said, हमारे पास आइडियाज हैं, ओपिनियंस हैं, कंसर्न्स हैं, लेकिन उन्हें कम्युनिकेट करने का हमारे पास सही तरीका नहीं है. हम करना ही नहीं चाहते या कर नहीं पाते, क्योंकि कंपनी में 50 लोग हैं, तो जो 5 लोग हैं वो इतने लाउड हैं, इतना बोलते हैं, इतना अटेंशन उन्हें मिलता है कि जो बाकी के 45 लोग हैं, 45 पीपल, द रेस्ट ऑफ देम, वो क्या कर रहे होते हैं? वो सिर्फ नीचे बैठकर वो 5 लोगों का काम कर रहे होते हैं, बिकॉज वो 5 लोग सिर्फ लाउड वर्क कर रहे हैं. हार्ड वर्क तो ये पीछे के 45 कर रहे हैं. एंड हु इज टॉकिंग अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस ओपन कम्युनिकेशन? ऐसा क्यों हो जाता है किसी भी कंपनी में कि अगर 50 लोगों का हेड काउंट है, 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ 5 जरूरी हो जाते हैं, बाकी 45 साइड लाइन पे क्यों रहते हैं? डू यू थिंक दिस इज हेल्दी? क्या ये सही अप्रोच है किसी भी कंपनी के लिए? आप जहां पर काम कर रहे हैं, अगर ये आपके साथ हो रहा है, तो क्या ये चीज आपको पसंद आ रही है? तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं? वाई डोंट यू गेट अप एंड पुट योर आइडियाज फॉरवर्ड? आपको क्यों नहीं चाहिए सही समय पर अपनी ग्रोथ, सही समय पर प्रमोशन, सही समय पर सैलरी, सही समय पर इंक्रीमेंट? क्यों नहीं चाहिए? अपने हिस्से का क्रेडिट आपको क्यों नहीं चाहिए? आप क्यों ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मैंने बॉस को बता दिया, अब असली आदमी को बॉस बता देंगे? आपने काम किया है, राइट? फॉलो द हायरार्की बट ऑल्सो टेक योर क्रेडिट. हम देखते रहते हैं कि यार सारी मेहनत तो हमने की थी, बट वो XYZ को सारा क्रेडिट मिल गया.
खुश होते थे, जाने दो हमें नहीं चाहिए क्रेडिट। ये क्यों करते हैं आप? इट्स नॉट अबाउट टेकिंग क्रेडिट, इट्स अबाउट बिल्डिंग दैट वैल्यू दैट यू हैव। कल को आप कहीं और जाओगे, रेज्यूमे में क्लैरिटी से लिखोगे ना मैंने ये किया है, ये किया है, तो ये जो त्याग बन रहे हो, त्याग की मूर्ति बन रहे हो, दिस इज बैड फॉर यू, ये आपके लिए नुकसान कर सकता है। Okay, and transparency, you have to be transparent in your interactions and decision making processes, right? आप कई बार ये नोटिस करते हैं, whether you are senior management or whether you are just another employee in the organization, you can never take out your personal grudges on people just because you are in the position. You know, you need to have reasons and logics and clarity why you took a certain decision. आपने एक निर्णय क्यों लिया है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और जो आपसे जुड़े हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनको भी बताने के गट्स होने चाहिए। यू कैन जस्ट से हाँ वो ठीक काम नहीं कर रहा था, मैंने निकाल दिया। दिस इज नॉट लॉजिकल, समडे दिस इज गोइंग टू बैकफायर। और अगर आपकी कंपनी में ऐसा कल्चर है, देन अगेन दिस इज नेगेटिव, देन आप भी सेफ नहीं है। आज किसी और की गई है, कल आपकी भी जा सकती है। तो ऐसी अनस्टेबल कंपनीज में काम नहीं करना चाहिए, राइट? द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हाफ द टाइम कभी कभी मैनेजमेंट इतना स्वीट होता है, लाइक हमारी कंपनी का तो बहुत ही स्वीट है, जस्ट बीइंग नाइस। क्यों स्वीट है मैं बताती हूँ। देखो, जब हमने शुरू किया था यहाँ पर काम करना, इट्स बिन क्लोज टू 5 years आई हैव बिन विद द सेम कंपनी। वी यूज्ड टू डू मिस्टेक्स, वी वर कॉल्ड वेरी पोलाइटली, वी वर टोल्ड डोंट डू दिस एंड वी वुड अंडरस्टैंड। ओके, हम समझ जाते थे कि अच्छा ये नहीं करना है, ये करना है, ठीक है। फिर कंपनी बड़ी होती जाती है, ठीक है, और उसमें हमारी कंपनी को इनिशियली ये स्ट्रगल्स आए, क्योंकि हमारे लीडर्स, मैनेजमेंट जो हैं, वो दोज आर वेरी नाइस पीपल, you know, they're filled with empathy and they do good for their employees. So I'm just taking an example of the company, and they don't want to hurt someone, they don't want to demotivate someone, और इस चक्कर में कभी कभी जो स्ट्रेट फीडबैक होता था वो नहीं दे पाते थे। बट उसके बाद गलतियां होना शुरू हुई, वर्क की क्वालिटी खराब होना शुरू हुआ। तो इससे अच्छा है कि पहले ही बुला करके राइट एनवायरनमेंट में आप बात कर लीजिए, राइट? वी लर्नड इट द हार्ड वे। तो हमारे यहाँ गलतियां होने के बाद इस चीज को समझा गया और अब बुला करके प्रॉपर फीडबैक दिया जाता है। लेकिन हमेशा ऐसे लोगों को भी हायर किया जाता है जो कि फीडबैक को रिस्पेक्ट कर पाए और ग्रोथ माइंडसेट से कंस्ट्रक्टिवली उस फीडबैक को रिसीव कर पाए कि चलो ठीक है, आज मेरे अंदर ये कमी है, इसे पॉइंट आउट किया गया है, आई नीड टू वर्क ऑन दिस एंड देयरफॉर ग्रो इन फ्यूचर, है ना। लेकिन क्या होता है, एम्प्लॉयज का एक ईगो आता है, वो फीडबैक नहीं ले सकते, ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, इससे पहले से मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, उससे पहले से। सो दिस तू तड़ाक बिगिंस फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ ग्रजेस, राइट? Both of us need to understand, be that the senior management or simple employees like me, we need to understand that giving feedback, observing the quality of work that I am delivering is their task, and working and improving my work is basically my responsibility, and it is good for me in my future, right? So if somebody criticizes me, I'm supposed to understand that part. I'm not supposed to get angry about it. The moment people get aggressive, sometimes the management doesn't have the idea how to give feedback. Bashing an employee is not the right way. Asking that employee why it happened, how did it happen, how can we probably recover from the losses, right? So bashing is not the right way. The correct way is having a clear communication, open communication. That is why it is important. Don't give destructive feedbacks. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम यहाँ भी growth नहीं कर पा रहे हो, किसी कंपनी में नहीं कर पाओगे. I'm sorry for the language, but then you notice there are people who speak like this, and this is degrading. Try to be constructive with your feedback. Try to criticize someone who you feel, अगर इसकी ये कमी मिट गई तो ये बंदा आज की डेट में 9 out of 10 है, कल को ये 10 out of 10 हो जाएगा, right? So give constructive feedbacks. Don't degrade anyone. You know, we don't have to pull down others for us to look good. You know, if the other person looks good, we automatically look good, है ना? तो there has to be this collaborative growth mindset. देखिए, इनकम डिस्पैरिटी की बात तो मैं नहीं करूंगी हमारे देश में, लेकिन हम सबके बहुत बड़े सपने हैं, और वो बड़े सपनों के लिए आखिरकार हमें कितनी मेहनत करनी होगी। मतलब
इतनी मेहनत की परिवार भूल जाएं, इतनी मेहनत की दोस्त भूल जाएं, इतनी मेहनत की सेहत भूल जाएं, इतनी मेहनत की आराम भूल जाएं, यही कुछ डेफिनेशंस हमें बताई जा रही हैं। बट आई अप्रिशिएट, मुझे हार्ड वर्किंग लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मैं खुद भी शायद हार्ड वर्किंग हूँ, अपनी नज़र में हूँ, बाकी लोगों के लिए शायद लगाया है। बट टुडे फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बात करते हैं तो उनके वाक्य सुनकर के ही ऐसा लग जाता है कि वाह क्या इंटेलिजेंट आदमी है यार, क्या ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है ये महिला, इसको बहुत पता है चीज़ों का, ये बहुत आगे बढ़ेगी यार, इतनी सीनियर पोजीशन पे है, ऐसे बात करती है इसीलिए है। सो ये जो बातों का पूरा मायाजाल होता है ना, इसे अपने फेवर में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कितना यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो आज मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपके सामने आई हूँ एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू फ्रेजेस। हम कुछ ऐसे फ्रेजेस की बात करेंगे जिनको प्रायः यानी आमतौर पर यानी यूजुअली हम लोग मीटिंग्स में किसी प्रोपोजिशन के टाइम, किसी लेट अस से आइडिया डिस्कशन के टाइम यूज करते हैं, राइट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू द कॉमन वंस दैट पीपल यूज, लाइक आईड लाइक टू सजेस्ट अ प्लान, है ना, मैं एक प्लान आपके साथ साझा करना चाहूंगी, या फिर ऐसा कहते हैं आई हैव एन आइडिया, काफी कैजुअल अप्रोच। चाहे 100 लोगों की मीटिंग हो, चाहे 1000 लोगों की मीटिंग हो, बात करने का लहजा बिल्कुल एवरेज और सपने बड़े बड़े। तो क्या कहते हैं यार, यू ऑलवेज हैव टू प्ले द पार्ट बिफोर यू गेट द पार्ट। रिहर्सल तो करनी पड़ती है, राइट। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रोल तक पहुंचने के लिए यू हैव टू बी इन दैट माइंड सेट कि भाई मैं इस प्रकार से बात करता हूं क्योंकि मैं वो वाला रोल डिजर्व करता हूं, है ना। तो इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग दीज काइंड ऑफ बेसिक सेंटेंसेज लाइक आई वुड लाइक टू सजेस्ट अ प्लान, है ना, आई हैव अ प्लान, आई हैव एन आइडिया, ऐसा करने की जगह ट्राई सेइंग समथिंग लाइक दिस, आईड लाइक टू प्रपोज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू डू दिस और डू दैट और अचीव दिस एटसेट्रा, है ना। Instead of just saying I have a plan, I have a strategy, I have an idea, how are you saying I'd like to propose a strategic और strategic, दोनों में से जो आपको पसंद आए। strategic भी सही होता है, strategic is better as per me। approach to do whatever you wanted to do, जो भी आपका प्लान है then you can go ahead and share it, right। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स यूज आवर रिसोर्सेज टू, लेट्स यूज ऑल द टीम्स टू गेट दिस डन, है ना, लेट्स यूज एज मेनी हैंड्स एज वी कैन, लेट्स हैव ऑल द हैंड्स ऑन द डेक, राइट। तो ये जितने भी हमारे फ्रेजेस हैं, इसको थोड़ा और हम कैसे कैसे सुधार रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम अपनी वोकैबुलरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास एक ऐसी सोर्स है जो हमें बता रही है कि ज्यादा इम्पैक्टफुल वर्ड्स कौन से हैं, बिजनेस इंग्लिश को कैसे शार्पन कर सकते हैं, ये आपको बता रही है आपकी सोर्स। आपकी सोर्स कौन है? मैं हूं आपकी सोर्स। लेकिन अभी पहले पढ़ते हैं, लेट्स लेवरेज आवर रिसोर्सेज टू, लेट्स यूज की जगह हमने वर्ड यूज किया है लेवरेज। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, उनको आप बिल्कुल ऐसे बॉम्ब की तरह ड्रॉप करते हैं और ऑटोमेटिकली सामने वाले को ऐसा लगता है सिंसियर, सीरियस, वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलिजेंट, इस तरीके की एक रेप्यूटेशन वहां से क्रिएट होती है। ये एक्चुअली दीज थिंग्स वर्क, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट्स यूज आवर रिसोर्सेज, व्हाट आर यू सेइंग, लेट्स लेवरेज आवर रिसोर्सेज टू व्हाटएवर इज द टास्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू गेट बेटर रिजल्ट्स वी शुड थिंक अबाउट, बेहतर रिजल्ट्स को पाने के लिए हमें सोचने की जरूरत है। काफी सिंप्लीफाइड तरीके से आपने कहा है, जो कि बहुत अच्छा तरीका है बोलने का। सिंप्लीफाइड इंग्लिश इज ऑल्सो गुड इंग्लिश। लेकिन व्हाट अबाउट the fact that you also have a senior position? What about the fact that maybe you have better ideas? What about the fact that your personality is better than half the people of that organization? तो उसी पर्सनैलिटी में और 4 चांद लगाने के लिए आप यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज आवर रिजल्ट्स वी शुड कंसिडर। बेटर रिजल्ट्स को हमने खाली रिप्लेस कर दिया है ऑप्टिमाइज से, राइट। टू को हमने हटाकर लगा दिया इन ऑर्डर टू। What are we doing? Using words which are not common yet understandable. देखो जितने भी लोगों के साथ तुम काम करते हो, उन्हें in order to का, due to का, because of का मीनिंग पता है, बट वो यूज नहीं कर रहे हैं because they are not playing with their communication skills. And I'm requesting you to start playing with your communication skills. Work on your speaking abilities. How well can you express? How well can you deliver? How well can you present? Ask yourself. मैं बात करता हूं तो क्या इंप्रेशन होता है लोगों पर मेरा? डू पीपल लाइक लिसनिंग टू मी और डू पीपल जस्ट इग्नोर मी एंड वॉक अवे? और पीपल अरे हाँ ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे।
या मजदूरों वाला ट्रीटमेंट ही मिल रहा है हमें, है ना। उसका एक कारण होता है, देखो मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करती। आप कुछ लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ देयर आइडियाज, ब्रेन्स, हार्डवर्क एटसेट्रा, और कुछ लोगों को आप बिल्कुल बिलो एवरेज ट्रीट करते हैं क्योंकि आपको लगता है हाँ ये तो मेरा काम करेगा ही, उसको सैलरी मिल रही है करेगा ही, इसके लिए मैं क्यों कुछ भी स्पेशल करूं, व्हाई शुड आई ट्रीट हिम बेटर, व्हाई शुड आई अप्रिशिएट हिम। ठीक है, छोटा मोटा एम्प्लॉय है, पड़ा रहने दो। ये अप्रोच होता है लोगों का, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूं यहाँ पर। सो यू हैव टू जस्ट ओपन योर आईज एंड स्टार्ट नोटिसिंग कि क्या वाकई ऐसा चीजें चल रही हैं मेरे आसपास, नोटिस करिए। Moving on, the next phrase that we very commonly use is from now on our main focus is to। हम बात कर रहे हैं कि हमारा मेन टारगेट क्या है अब आइंदा से, आगे से, फ्यूचर में, है ना। अभी क्या बोल सकते हैं उसकी जगह मूविंग फॉरवर्ड, अब से, यहां से। फ्रॉम नाउ ऑन की जगह हमने क्या यूज किया है, मूविंग फॉरवर्ड। आवर की प्रायोरिटी इज, की भी सब समझते हैं, प्रायोरिटी भी सब समझते हैं, बस यूज बहुत कम लोग करते हैं। यूज करिए ऐसे फ्रेजेस को। मेन टारगेट की जगह अगर आप की प्रायोरिटी बोल रहे हैं या फिर फ्रॉम नाउ ऑन की जगह आप मूविंग फॉरवर्ड बोल रहे हैं तो आप कोई रॉकेट साइंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आप अनकॉमन फ्रेजेस यूज कर रहे हैं एंड देयरफॉर यू आर साउंडिंग better as well. Moving on to the next phrase, everyone, I suggest making things simpler by, and in a very simple manner this sentence is also said, right? I suggest making things simpler by, let's see what can we do better here. I recommend a concerted effort to streamline, यानी कि मैं एक बहुत ही फोकस्ड एफर्ट की बात कर रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं कि हमें एक बहुत ही प्लान्ड कोशिश करनी चाहिए ताकि हम थोड़ा ऑर्गेनाइज कर पाएं चीज़ों को, उन्हें थोड़ा सा सिंपल बना पाएं, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर पाएं। वर्ड बहुत सुना सुना सा लग रहा होगा ना आपको, स्ट्रीमलाइन। हाँ, आपका टॉप मैनेजमेंट यूज करता है बहुत ज़्यादा, स्ट्रीमलाइन कर लो। डिड यू स्ट्रीमलाइन द होल प्रोसेस, डिड यू स्ट्रीमलाइन इट विद द टीम, बहुत कॉमनली यूज होते हैं बट आप यूज नहीं कर रहे हो। स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स, स्टार्ट यूजिंग दीज फ्रेजेस। एंड द लास्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव टुडे, वी आर रियली गुड एट समथिंग, एनीथिंग, whatever, right? In meetings, in your team meetings, in let us say bigger meetings, we sometimes like to talk about what are we good at. Sometimes we like to show that हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है and we end up presenting it like this, we're really good at whatever, ठीक है, हम इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। अंग्रेजी को बेहतर बनाने के लिए अगर आप ऐसे बात करें कि यार कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइज इन आवर एबिलिटी टू, हम अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बाकियों से बेहतर हैं। हमने कैसे दिखाया है आपको इस फ्रेज के साथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाइज इन आवर एबिलिटी टू डू दिस बेटर, टू डू दैट बेटर, यानी कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें हमारे कॉम्पिटिशन से बेहतर बना रही है, राइट? तो ये सारे जो मैंने आपको पहले कॉमन बताया है, फिर उसका एडवांस्ड सब्स्टिट्यूट बताया है, आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिए और ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते इनमें से अलग अलग सेंटेंसेस को यूज़ करिए। ट्रस्ट मी, द रिस्पॉन्स दैट यू विल गेट would actually make you very happy. Underestimated होने की हद की अगर बात की जाए तो 2-4 चीज़ें लाइफ में आती हैं और उसमें से एक होता है नेटवर्किंग। पर्सनली मैंने इस टेरिटरी को एक्सप्लोर करना शुरू किया है मैक्स टू मैक्स 7-8 महीने पहले से। आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 11 years ऑफ माई लाइफ, आउट ऑफ विच आई हैव बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 years। चलो ठीक है, 12 साल से काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि 9 साल से टीचिंग के ही फील्ड में है, ठीक है। लेकिन नेटवर्किंग हर फील्ड के लिए ज़रूरी होती है, ये बात समझने में हमें शायद 9 साल पूरे के पूरे लग गए। एंड व्हेन आई से नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है, क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें एक यंग एज से स्टार्ट कर देना चाहिए, ये चीज़ें nobody pays attention to this। वो लोग जो heavy extroverts हैं, जिनके लिए it's not a big deal कि वो किसी stranger से मिलें, hi hello how are you, where do you work, how is it with you, how's your industry dealing with the recession, ये तरीके के questions जो हैं जो comfortably पूछ सकते हैं, राह चलते कोई मिल गया, चाय पे कोई मिल गया, कॉफ़ी पे कोई मिल गया, किसी डिनर हॉल में कोई मिल गया, तो आराम से comfortably बात कर ले रहे हैं लोग। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी होता है जो एक्सट्रोवर्ट भी है बट अनअवेयर है, उसको लगता ही नहीं है कि मेरे ऑफिस के बाहर कोई दुनिया है, मुझे 2-4 लोगों से अच्छे बॉन्ड्स बना के रखने की ज़रूरत है।
right? So networking can open new doors for you, can create new opportunities for you, can give you that ladder that you're looking for, that job switch that you've been thinking of, that category switch that you have been thinking of. वो सारी चीजें नेटवर्किंग आपके लिए बहुत आसानी से ओपन कर सकती है. You never know with whom, with what do you click, but you will have to take your chances. आपको अपने chances लेने पड़ेंगे. और सबसे पहले इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैंने आपको कहा कि 10 फ्रेजेस आपको बताती हूँ नेटवर्किंग के लिए. देखिए, नेटवर्किंग एक बहुत ही वास्ट स्पेस है. अब उसमें बातचीत होते होते आप बहुत तरीके की बातें करते हैं इन अ फॉर्मल सिनेरियो, राइट. लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की, तो सबसे पहले ये बात आती है कि आखिर हम नेटवर्किंग करें कैसे. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट टिप शेयर करूंगी, हाउ टू नेटवर्क. ठीक है, of all the people that I am working with, I can guarantee 85% of them are not networking. वो आपस में बहुत खुश हैं, उनकी अपनी दुनिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, अपने डिपार्टमेंट के अंदर है, और वो बहुत खुश हैं. बहुत खुश इन द सेंस कि बाहर जाके नौकरी ढूंढने का मतलब होता है लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क कर दीजिए और जाकर के रेज्यूमे इधर उधर भेज दीजिए. ये हो जाता है उनका जॉब एप्लीकेशन. जॉब एप्लीकेशन के लिए नेटवर्किंग भी एक चीज़ होती है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. बहरहाल, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टिप्स टू नेटवर्क की, तो यहाँ पर जो पॉइंट मैंने नहीं लिखा है बट अंडरस्टूड है कि नेटवर्किंग के लिए ये नहीं कि तुम अपने डिपार्टमेंट से उठ के दूसरे डिपार्टमेंट में जाके हेलो कराए, वो भी एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्किंग ही है, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन रादर नेटवर्किंग ही है. लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके ग्रुप ऑफ कॉन्टैक्ट को एक्सपैंड करने की, सही लोगों से मिलने की, सही अपॉर्चुनिटीज को टैप करने की, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो सबसे पहली चीज कि हम कैसे नेटवर्क करें, कैसे बढ़ाएं हम अपने फॉर्मल ग्रुप को, राइट. कैसे हम सही लोगों के कांटेक्ट में आए. तो इवेंट्स होते हैं, फॉर्मल इवेंट्स होते हैं. पहले काफी टाइम तक तो ऑनलाइन भी चले हैं, ऑफलाइन भी. हेविली दीज इवेंट्स आर कंडक्टेड. लिंक्डइन करता है, आपके स्मॉल बिजनेसेस एसोसिएशंस जो हैं वो जनरली करवाते रहते हैं ताकि जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं वो आपस में मिलते रहें. ठीक है. इवेंट ब्राइट आपकी वेबसाइट है जहाँ पर आपको पता चल सकता है इसके बारे में. अनदर प्लेस दैट यू कैन, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई आपके जो उनकी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर भी लिखा होता है दैट वी आर होल्डिंग दिस मीटअप करके भी एक वेबसाइट है बाय द वे, वो भी बताती है इन इवेंट्स के बारे में. तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपने इंडस्ट्री के हिसाब से अपने नेटवर्किंग इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं एंड गेट गोइंग. इंतजार मत करो कि कहीं से कोई गॉडफादर आएगा, तुम्हें गोद ले लेगा और तुम करोड़पति बन जाओगे. उसका अपना एक पूरा प्लान होता है एंड यू नीड टू फॉलो दैट प्लान. ओके, सो फॉर समबडी लाइक मी, जिसे लगता था कि मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ, किसी से भी बात कर लूँगी, मैं आपको बता रही हूँ शुरुआती कुछ दिनों में जब मैंने इवेंट्स में जाना शुरू किया था, इट यूज्ड टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम. मैं जाके कहीं खाने के काउंटर पे खड़ी हो जाती थी और वेट करती थी कि कोई मुझसे बात करे. नहीं कोई कर रहा है तो मैं कहीं पीछे की सीट पकड़ के बैठ जाती थी. तो लगभग 1.5 महीने 2 महीने तो मैंने इसमें गुजार दिए. आई वुड नॉट लाइक टू टॉक टू एनीवन, जबकि आई एम अ हैवी एक्सट्रोवर्ट. I literally do not feel any hesitation in speaking to anyone, addressing anyone, talking to anyone. But I felt it in that moment, क्योंकि वो सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग फील्ड से, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग तरीके के लोग आए होते थे. सो ये जब आप शुरुआत भी करोगे ना तो आपको रिजल्ट्स देखने में करीब महीना तो एटलीस्ट लग ही जाता है. ठीक है. अब ये आपको ढूंढना है कि आपके लिए रेलेवेंट इवेंट्स कहाँ पर मिल जाएंगे. ठीक है, वो हमने आपको बता भी दिया है. Now let me tell you, the first thing is you have to dress appropriately. Now the events that I go to, I've noticed sometimes, generally the younger generation is not dressed appropriately. कई बार ऐसा होता है कि जो आपका इवेंट है उसके प्लानिंग में, इन्विटेशन में मेंशन्ड होता है कि आपका जो ड्रेसअप है वो कैसा रहेगा. ठीक है, दैट हैज़ टू बी फॉर्मल, इनफॉर्मल, कैजुअल, एनी थीम दैट दे फॉलोइंग वो बता देते हैं. लेकिन ड्रेसअप में आपका नीटनेस, क्लेनलीनेस, अप्रोप्रिएट ड्रेसअप, सारी चीज़ें आती हैं. वेयरिंग ऑकवर्ड फैशन, कैरिंग ऑकवर्ड एक्सेसरीज. अब एक टीचिंग इंडस्ट्री में अगर कोई अचानक से बहुत ही ऑकवर्ड एक्सेसरीज पहन के आ जाएगा, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द सोसाइटी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स. सब जज करते हैं, वी जज, एवरीबडी हैज एन ओपिनियन. पीपल रिफ्रेन फ्रॉम ओपनिंग अप टू यू. वो आपसे बात करने भी शायद नहीं आएंगे, वो आपको इतना थिक जज करेंगे.
So you have to understand dressing as per the requirement is important. ठीक है, moving on guys, you have to have a clear goal. आप क्या सोच करके नेटवर्किंग के लिए निकल रहे हैं, यानी कि आप अपना नेटवर्क एक्सपेंशन करना चाहते हैं, दैट्स इट, या फिर आप एक जॉब हंटर हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको जॉब स्विच नहीं करनी है, आपको कैटेगरी बदलनी है, वर्टिकल बदलना है, अपना कंपनी बदलनी है आपको अपनी, या फिर कोई भी और कारणवश आपको अपना काम शुरू करना है, यू वांट टू गेट इनटू सम न्यू इंडस्ट्री ऑल टुगेदर एंड यू वांट टू नो द डिटेल्स ऑफ इट, राइट। तो एक आइडिया रखो आप, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका क्लियर गोल क्या है तो आप मुंह उठा के किसी भी इवेंट में चले जाओगे। अब वहां आपसे जो आ रहा है, जो या तो टाइम वेस्ट करो, एनीबडी एंड एवरीबडी इज देयर, जिनसे आपको पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि वहां पर कौन से लोग आ रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल विल बी अटेंडिंग दैट इवेंट, और उनमें से किससे मुझे बात करनी है, कैसे मुझे अप्रोच करना है, कितना वक्त मुझे किसी का लेना है। ये क्लियर गोल का डेफिनेशन होता है आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लर्न टू इनिशिएट, बहुत जरूरी चीज है। जो लोग ये सोचते रहते हैं कि किसी नेटवर्किंग इवेंट में कोई मुझसे आकर के बोलेगा हाय हाउ आर यू, आप क्या करती हैं, मुझे बताइए, आई एम सॉरी, वो तो बहुत ही कम चांसेस हैं, क्योंकि हर बंदा हेजिटेंट होता है। कुछ लोग होते हैं वो एक्सपर्ट्स ऑफ द फील्ड हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वैसे भी उनके ऊपर बहुत लाइमलाइट होती है, राइट। सो एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू देम। अब आप एक न्यूबी हो और आप ये इंतजार करोगे कि कोई आएगा और आपसे बात करेगा, तो वो गलत फहमी है। आप इनिशिएट करिए, हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू हियर फॉर नेटवर्किंग। ये सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आप आइस ब्रेक करने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और बात बता दूं यहाँ पर कि नेगेटिविटी में किसी से बॉन्ड करने की कोशिश मत करना। जनरली क्या होता है, जब आप किसी अनजान जगह पर होते हैं, अनजान इवेंट में होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक नेगेटिव बेसिस पर बॉन्डिंग की कोशिश करते हैं। ओ माय गॉड दिस इवेंट इज सो बोरिंग, ओ माय गॉड द स्पीकर इज सो अनोइंग। ये नेगेटिव अप्रोच है एंड यू शुड डेफिनेटली नॉट बी डूइंग दैट। आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू फोकस ऑन द गुड थिंग्स, यू नीड टू फोकस ऑन द टाइम दैट यू आर गेटिंग विद दैट पर्सन, you need to talk to that person, do not bond over negativity, क्योंकि भले वो बंदा भी आपके साथ वहां बैठ करके बैक बाइटिंग कर ले, लेकिन आपके जाने के बाद 100% ये होगा, अरे बहुत ही नेगेटिव इंसान है यार, आके नेगेटिव बातें कर रहा था मुझसे। सो यू हैव टू अवॉइड दैट, डोंट क्रिएट द रॉन्ग इंप्रेशन, है ना। इससे पहले कि आपको उनसे कोई फायदा मिले, कोई ग्रोथ मिले, आप अपनी नेगेटिविटी से वहां पर नुकसान करवा लेंगे। मूविंग ऑन एवरीबडी, पुश बियॉन्ड योर कंफर्ट कॉन्टैक्ट। सो क्या होता है, हम गए किसी नेटवर्क इवेंट में, वहाँ हमें मेरी बेस्ट फ्रेंड की क्लाइंट मिल गई। अब उसको, क्योंकि वो मेरी कॉन्टैक्ट है, तो मैं उसी के साथ बैठी हुई हूँ। अब मैं उसका सारा टाइम वेस्ट कर दे रही हूँ, अपना भी सारा टाइम एक ही बंदे पर वेस्ट कर रही हूँ। आपको नेटवर्किंग में ये ध्यान रखना है कि आप एक इवेंट को कितनी देर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, वो देर में आपका क्या प्लान है ये क्लियर होना चाहिए। टारगेट बंदा कौन है, तुम क्या करने वहां पर जा रहे हो, कितने मिनट में सौहार्दपूर्ण तरीके से कॉर्डियलिटी के साथ आप एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और रिजल्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर। आपने आज ज्वाइन किया है, आज जॉब शुरू की है, नौकरी के साथ साथ नेटवर्किंग इवेंट्स के लिए निकलो। ट्रस्ट मी, ये बहुत मेजर बूस्ट आपको दे सकता है, ठीक है। I'll give you a very good example. So in my team, there are a lot of editors who work for the company, and a lot of them have a lot of experience. पर कभी कभार एक बच्चा आता है जो बहुत यंग है और उसको बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, बहुत एनर्जेटिक है, आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। वो 6 महीने 7 महीने काम करेगा, रेज्यूमे पे कंपनी का नाम लेगा, इधर उधर कॉन्टैक्ट बढ़ा के नेटवर्क करके अगली कंपनी में जाएगा, और यहाँ पर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हैं, बहुत एजेड लोग बैठे हैं, उनसे सीनियर पोजीशन, उनसे ज़्यादा बड़ा पैकेज लेके बैठेगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये होता है नेटवर्किंग का पूरा फंडा। आपके अंदर क्वालिटी ऑफ कोर्स होनी चाहिए, लेकिन राइट कॉन्टैक्ट्स आपको समय से पहले की ग्रोथ दे सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 5 बातें हो गई, यहाँ 4 लिखी हैं, 5वीं क्या थी वो सबसे पहले मैंने बताया था। अब बात करते हैं कि किस तरह से लोग अप्रोच करते हैं ड्यूरिंग नेटवर्किंग। बात कैसे शुरू करते हैं लोग, जैसे कि
कैन यू डू मी अ फेवर एंड इंट्रोड्यूस मी टू सम हाई लेवल इंडिविजुअल। ठीक है, अब जैसे आपको मान लीजिए स्टडी IQ के फाउंडर से बात करनी है, आपको उनसे मिलना है, आपको नौकरी चाहिए, आपको अप्रोच करना है, वट एवर इट इज़। और मान लीजिए हम आपसे कहीं पर मिलते हैं और आप मुझसे कहते हैं मैम कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी वाई, मैं क्यों ऐसा करूँगी यार। तो इतना डायरेक्ट और इतना रूथलेस अप्रोच नहीं रखा जाता है। आप नेटवर्किंग में जाकर के किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कितने भी सीनियर हो, फ्रेशर हो, जो भी हो, इंटरमीडिएट, वट एवर दैट इज, it doesn't matter. You have to be indirect, you have to be very passive about it. I admire the way you handle any specific task or project. अगर आप किसी बंदे से मिलने जा रहे हो तो chances हैं कि आप उनके बारे में जानते हो, उनके काम के बारे में जानते हो, right? So how do you say? I admire the way you handle something, some task, some project, some team. Can you share some insights? अभी क्या किया आपने? मक्खन लगाया है। ओपनली टेलिंग यू, नेटवर्किंग में मक्खन लगाने का बहुत वजन होता है, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट। ठीक है, प्यार से बात करनी होती है। आपको ये नहीं दिखाना है कि मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फाउंडर से बात करनी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्रभावित हूँ, आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू एंड योर वर्क, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू से दिस, right? I admire the way, or I am in awe of the way you handle the team at this organization. And can you share some insights from your journey? यानी अपनी journey की कुछ important बातें क्या आप मेरे साथ share कर सकते हैं? Okay. Moving on to the next example that I have. I'm looking for a new job. Can I work for you? अब क्या होता है? Generally freshers का approach मैंने देखा है, but कभी-कभी experienced लोग भी ऐसी बात कर देते हैं। कोई भी सीनियर लेवल का बंदा मिल गया, वो होते नहीं है कैजुअल, हैप्पी गो लकी, बट सीनियर है, ठीक है, वो आपको मान लो फ्लाइट में मिल गए हैं, मान लो तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हें मिल गए, सर 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 बिग फैन सर, आई वांट टू वर्क फॉर यू, सर कैन आई जॉइन योर कंपनी। देखो, बाय लक इन अ मूवी इस तरीके का अप्रोच तुम्हारे लिए काम कर जाएगा, बट इन रियल लाइफ नो, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच। ये पोलाइट नहीं है, ठीक है? इट इज नॉट लाइक आई एम आस्किंग यू टू नॉट टेक चांसेस, आई एम आस्किंग यू टू होल्ड बैक एंड नॉट बी कॉन्फिडेंट। नो, आई एम टेलिंग यू टू जस्ट गो बाय द बुक्स, डू द थिंग्स इन द राइट मैनर। वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, रिश्तेदार नहीं है कि क्या मैं आपकी गाड़ी उधार ले लूं। आप उनसे नौकरी की बात कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी सिंसियर देयर, राइट? मूविंग ऑन, आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट योर वर्क ऑन this specific initiative or project. I'd be thrilled to collaborate with you on relevant project or idea. ये आपने मांगी है नौकरी कि सर मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी है और आपका काम देखा है, इस प्रोजेक्ट को आपने कैसे हैंडल किया था मैंने देखा है, I'd be thrilled, यानी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगा अगर आप मुझे बोलेंगे कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ किसी प्रोजेक्ट में। तो कोलैबोरेशन है ना, आप बेग नहीं कर रहे हो। अगर आप ये बोलोगे कैन आई वर्क फॉर यू, तो आप डेस्परेट दिखोगे एंड दैट्स नॉट अ गुड इंप्रेशन टू हैव। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको 2 सेंटेंसेस दिखा दिए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप किस तरह से नेटवर्किंग के टाइम कैसे कैसे फ्रेजेस, सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड वुड लव टू गेट योर थॉट्स ऑन इट। किसी नए बंदे से मिल करके बात करनी है, आपको पता है आपकी इंडस्ट्री का है, तो आप उससे क्या बात करेंगे? कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे, राइट? तो आप उसको अपनी तरफ से इनिशिएट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यार मैं इस महीने इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आई मीन आई वुड लव टू नो योर थॉट्स अबाउट इट, यानी मैं आप क्या सोचते हैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा मेरे काम के बारे में। तो शुरू करेगा ना कॉन्वर्सेशन एक इंसान आपके साथ, पोलाइट एंड नॉट डेस्परेट वे में। नेक्स्ट सेंटेंस आप क्या बोल सकते हैं? I'd like to hear more about your background and experiences in this field or industry. यानी मैं आपके एक्सपीरियंसेस सुनना चाहूंगी कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं, आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, इस बैकग्राउंड में कैसे फिट हुए, राइट? तो इस तरह से यू ब्रेक द आइस। दिस इज हाउ यू स्टार्ट एंड continue a good conversation during your networking events. I have some experience in this skill or area. I'd be happy to help if you need any assistance. बात में ये कहना, do you have a vacancy? Can I join your company?
आई एम लुकिंग फॉर अ स्विच, desperate and bad, desperate and bad move, right? Divyansh, this is absolutely live. Okay, now if you see, I have some experience in this area. मेरे पास इस फील्ड का कुछ एक्सपीरियंस है, और अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है या आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आई वुड लव टू हेल्प यू, राइट? सो आई हैव सम एक्सपीरियंस इन दिस एरिया. I'd be happy to help if you need any assistance. अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, right? तो again, you are not begging for it, but you are letting them know that you are an option, है ना? So networking is very important, but in the right manner. I'm looking to expand my network. Do you have any recommendations? Right? आप किसी networking event पे गए हो, कोई आपका नया दोस्त बनता है, या लेटर से आप किसी से पहली बार बात कर रहे हो, 2-3 सेंटेंसेस के बाद अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि यार मैं ये टीचिंग इंडस्ट्री में अपना नेटवर्क एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस? यानी कि इवेंट्स बता दो, लोग बता दो, ग्रुप्स बता दो जिनके माध्यम से मैं नए लोगों से जुड़ सकती हूँ, राइट? सो आपको क्या करना है, इन बातों का इस्तेमाल करना शुरू करना है, राइट?